नमस्कार। आपके सामने भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक प्रकाश का परावर्तन एवं उसके नियम लेकर के पेश करते हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। एक छोटा सा टॉपिक, प्रकाश अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक और प्रत्येक कक्षा प्रत्येक स्तर पर पूछा जाने वाला टॉपिक है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है, प्रकाश का छोटा सा भाग है, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले प्रकाश शब्द को ही समझते हैं। प्रकाश शब्द को ही समझते हैं। क्या होता है प्रकाश शब्द? प्रकाश का अर्थ है ऐसा भौतिक कारक, ऐसा भौतिक कारक जिसकी उपस्थिति में कोई नेत्रयुक्त व्यक्ति किसी वस्तु को देख सकता है। अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए तीन कारकों की आवश्यकता होती है। पहला प्रकाश, दूसरा नेत्र और तीसरा वो वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश परावर्तित होकर हमारे नेत्र में पहुंच रहा है। इस प्रकाश के आधार पर या प्रकाश का जो प्रकाश को फैलाने वाले पिंड है जिनसे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वो प्रकाश को उत्पन्न करने वाले पिंड दो प्रकार के होते हैं, दीप्त और प्रदीप्त। दीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड। दीप्त पिंड का अर्थ है वे पिंड जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन यदि करते हैं तो ऐसे पिंड दीप्त पिंड कहलाते हैं। स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले पिंड दीप्त कहलाते हैं। इसी प्रकार जो दूसरे के प्रकाश से, दूसरे अर्थात दीप्त से प्रकाश या दीप्त के प्रकाश को ही उत्सर्जित करते हैं, दीप्त से प्रकाश ग्रहण कर उत्सर्जित करते हैं, वो कहलाते हैं प्रदीप्त। दोनों में एक एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। दीप्त में सूर्य आता है जो स्वयं चमकता है, और प्रदीप्त में चंद्रमा आता है जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इस प्रकार प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर दो प्रकार के पिंड होते हैं, दीप्त और प्रदीप्त। अब हम जो है नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु के पास जाता है तो
उन वस्तुओं में किस प्रकार की क्रियाएं होती है, किस प्रकार वो रिएक्ट करती है। 3 प्रकार की वस्तुएं हो जाती है फिर प्रकाश के आधार पर, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ये छोटी कक्षाओं के विज्ञान में आने वाले शब्द है, जिनमें आप ये समझ सकते हो, शब्द से ही समझ रहे हो। पारदर्शी अर्थात जिसके आर पार देखा जा सके। आर पार देखा जा सके, इसका अर्थ ये है कि इसके आर पार प्रकाश गमन कर लेता है। इसमें प्रकाश आर पार नहीं जाता, प्रकाश आर पार नहीं जाता है, अर्थात दूसरी तरफ नहीं जा पाता है, वो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती। ऐसे जो वस्तुएं हैं वो अपारदर्शी। आपके पास प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, वे वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को गुजरने नहीं देती हैं वो क्या कहलाती है? तो वो अपारदर्शी होगी। इसी प्रकार पारभासी, जो प्रकाश की कुछ मात्रा को अपने में से गुजरने देती है, प्रकाश की कुछ मात्रा को अपने में से गुजरने देती है। इस प्रकार प्रकाश के साथ रिएक्ट करने के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। अब हमारे पास में एक चीज और है जो छोटी कक्षाओं में भी है। जब हमने दीप्त पिंड की बात करी थी, जैसे सूर्य है, तो यदि सूर्य को देखना हो, सूर्य को यदि देखना हो तो नग्न आंखों से हमें सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रोशनी है, उसकी जो लाइट है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए इसको देखने के लिए छोटी कक्षाओं में भी बच्चे जो है क्रियाकलाप के द्वारा बनाते हैं। सूर्य को या दीप्त पिंड को सीधे देखना हो, देखने के लिए इसका प्रयोग करेंगे सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र कैमरा। अच्छा, सूची छिद्र कैमरा क्या बनाना पड़ता है? बना भी सकते हैं, अन्यथा प्राकृतिक रूप से भी खूब बने हुए। कैसे? यदि कोई पेड़ है, उसके नीचे आप खड़े हो तो उसकी पत्तियों के बीच में से यदि आप देखते हो तो एक सूची छिद्र कैमरे तरह काम करता है और आप उसको सूर्य को डायरेक्टली देख पाते हो। इसके बाद हमारे पास अगला बिंदु आता है, वो है प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा मुख्य टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। अभी हमने 3 प्रकार के पदार्थ पढ़े थे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। यहां एक शब्द काम में लेना है, चमकीली एवं अपारदर्शी सतह से प्रकाश का टकराकर लौट जाना परावर्तन कहलाता है। चमकीली एवं अपारदर्शी सतह से प्रकाश का टकराकर लौट जाना परावर्तन कहलाता है। अच्छा, जब इस प्रकार की घटना होती है या अपारदर्शी सतह की बात है, अपारदर्शी सतह ही है जिसकी वजह से छाया बनती है। छाया बनती है। यदि आपसे पूछ लेंगे कि छाया का निर्माण किस तरह की वस्तु से होता है, पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी,
तो छाया का निर्माण हमेशा अपारदर्शी सतह से ही होता है। परावर्तन के सामान्य रूप से दो प्रकार है और उनमें भी बहुत सरल परिभाषाएं हैं। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। आपके पास इस प्रकार की घटना के लिए प्रश्न ये आ सकता है कि ये कौन सी सतह पर होता है, ये कौन सी सतह पर होता है। तो समतल सतह पे जो परावर्तन होता है, समतल सतह पे जो परावर्तन होता है उसको नियमित कहते हैं और टेढ़ी मेढ़ी सतह पर जो परावर्तन होता है वो विस्तृत या अनियमित कहलाता है। विस्तृत या अनियमित कहलाता है। आपके पास दो चित्र बनाएंगे जिससे आप समझ जाओगे कि विस्तृत कौन सा होता है और नियमित कौन सा होता है। ये एक समतल सतह है और यहां से ये प्रकाश किरण आ रही है, इसके समांतर एक और प्रकाश किरण आ रही है, एक और प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, अब यदि परावर्तन हो गया तो परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण जा रही है और ये भी जा रही है। ये जो परावर्तन है ये नियमित है, अर्थात आपने जो प्रकाश किरणें समांतर आपतित की थी, गिराई थी, वो परावर्तन के बाद समांतर ही जा रही है, तो ऐसा है वो नियमित परावर्तन में होता है और ये सतह जो है वो समतल सतह है। दूसरा परावर्तन का प्रकार है जिसमें इस प्रकार की सतह जब होती है जिसमें आपने इस प्रकार एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरणें गिराई, लेकिन परावर्तन के बाद इस प्रकार यदि निकल जाती है तो उसको कहते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। और ये ऐसा जो है असमतल सतह या टेढ़ी मेढ़ी सतह के कारण होता है। अब हम समझेंगे परावर्तन से संबंधित नियम और परावर्तन के कुछ घटक। सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन की घटना जब होती है तो किस प्रकार होती है। एक समतल सतह जो चमकीली एवं अपारदर्शी होनी चाहिए, ये जो मैं इस तरफ ये कर रहा हूं इसका मतलब ये सतह अपारदर्शी है। इसका कोई बिंदु, यदि इस बिंदु पे यदि मैं कोई प्रकाश की किरण गिराता हूं तो ये जो किरण जो इस अपारदर्शी सतह पर गिरती है इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और इस बिंदु पर जैसे ही गिरी, गिरने के बाद ये किरण जो है इस दिशा में जाती है, इस किरण का नाम होगा परावर्तित किरण।
अपारदर्शी सतह पर गिरने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, परावर्तन के बाद निकलने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, आप इसका नाम भी दे सकते हो, जैसे मान लीजिए इस बिंदु का नाम आपने O दे दिया और ये A था और ये B था। आपसे पूछ लेंगे आपतित किरण कौन सी है, AO या OA कहते हैं। परावर्तित कौन सी है, OB। जिस बिंदु पर परावर्तन हुआ है उस परावर्तन के बिंदु पर इस तल के सापेक्ष यदि हम एक लंब डाल दें, इस तल के सापेक्ष लंबवत होना चाहिए, ये लंब जो है अभिलंब कहलाता है। और अभिलंब का आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। वापस सुनना, आपसे पूछा यह जाएगा अभिलंब का आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। इसी प्रकार अभिलंब का परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण R परावर्तन कोण कहलाता है। ये वो शब्द है, वो घटक है जो परावर्तन की घटना में बनते हैं। तो हमें इनमें ये चीजें याद रखनी है। सतह अपारदर्शी होगी, चमकीली होगी और सतह पर गिरने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी और परावर्तन के बाद निकलने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। अपारदर्शी सतह के साथ लंबवत जो रेखा है, जो किरण है, उसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब के साथ आपतित किरण का कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब के साथ परावर्तित किरण का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो इनसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप समझ सकते हैं। अब आप हमारे पास बिंदु बचा है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अभी हमने जो परावर्तन की घटना देखी थी, बस उसी में वो दोनों नियम समाये हुए हैं। जैसे पिछली स्लाइड में हम देखते हैं कि ये हमारे पास में परावर्तन की घटना हुई। इस परावर्तन की घटना में हम ये देख रहे हैं यहां दो कोण बन रहे हैं, कोण I और कोण R। परावर्तन का नियम यह कहता है कि इन दोनों कोणों का मान समान, अर्थात पहला नियम है कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और दूसरा नियम है कि ये जो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में दिखाई दे रहे, ऊपरी तल में, नीचे तल में आए ही नहीं। तो ये दो नियम आपके पास में है, तो आप ये दो नियम लिख सकते हैं। पहला नियम यही है कि कोण I बराबर कोण R। समझ सकते हैं आप, भाषा में इसको लिख सकते हो, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के समान होता है। दूसरा आपके पास में आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का नियम। तो हमारा ये जो परावर्तन के नियम का टॉपिक है वो यहाँ पूरा हो जाता है। आपके पास इससे संबंधित और भी जैसे कुछ घटनाएं हम समझेंगे, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, या जब आप परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन से जो प्रतिबिंब बनता है उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब
प्रतिबिंब जो बनता है वो दो प्रकार का बनता है, वास्तविक और आभासी। आभासी का अर्थ होता है काल्पनिक। दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यहां हम दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की बात करेंगे। वास्तविक का अर्थ है जहां दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है। प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। रियली जब मिलती है तो उसको वास्तविक कहते हैं, और वास्तव में नहीं मिलती है, कल्पना करके मिलाई जाती है, तो उसको आभासी कहते हैं। और इसमें लिखना है कि इसमें कल्पना करके मिलाई जाती है। अब हमारे पास में दर्पण का एक छोटा सा टॉपिक है जिससे हम थोड़ा समझ लेंगे, ताकि हम ये समझ पाए कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। सामान्य रूप से हमारे घरों में काम आने वाला समतल दर्पण। समतल दर्पण समतल दर्पण का अर्थ है, यहां दर्पण शब्द का ही अर्थ यही होता है कि किसी बिंब से बिंब अर्थात वस्तु से जो टकराकर प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पहुंचती है तो उस वस्तु की छाया दिखाई देना वो प्रतिबिंब होता है। और ऐसी घटना दर्पण में होती है। यहां दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। यहां समतल दर्पण की बात हो रही है। समतल दर्पण जो है उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दो विशेषताएं। एक तो वो प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। दूसरा, वो जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है। यह है आपके पास समतल दर्पण की विशेषता। लेकिन एक विशेषता और है जो हमें याद रखना है, वो है पार्श्व परिवर्तन, साइड चेंज। अर्थात यदि आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो जो लेफ्ट की चीज है वो राइट में दिखाई देगी, और जो राइट की चीज है वो लेफ्ट में दिखाई देगी। इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। आपको पूछ लेंगे कि जो एम्बुलेंस शब्द होता है, वो एम्बुलेंस शब्द जो है लिखा तो ऐसे जाता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। मेरी प्रैक्टिस नहीं है उल्टा लिखने की, लेकिन मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूं। इस प्रकार लिखा होता है। इससे क्या होता है कि जो आगे वाहन चालक चल रहा है उसको जो दर्पण है उसके अंदर जो साइड मिरर होता है, वो साइड मिरर हमेशा उत्तल दर्पण होता है। उसको भी हम समझाएंगे, उत्तल दर्पण होता है। वो उत्तल दर्पण में उसकी साइड चेंज होती है। एक तो ये वापस इस तरह दिखाई देता है। दूसरा, इस उत्तल दर्पण में ये होता है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है। ये भी आगे चर्चा करेंगे अभी। तो हमारे पास समतल दर्पण की बात थी, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। इसीलिए एम्बुलेंस शब्द जो है वो इस प्रकार उल्टा लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है उत्तल और
अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और समतल दर्पण यदि एक से अधिक रखे जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। एक समतल दर्पण वाली बात भी हमें समझनी है। आपको पता होगा, आप जब किसी सैलून में जाते हैं तो आपके पीछे लगा दर्पण आपके पीछे के भाग को आगे के दर्पण में दिखा देता है। तो उससे जो है, इसका मतलब आपके एक से अधिक प्रतिबिंब बन सकते हैं। कब बनते हैं? जब समतल दर्पण को अलग अलग कोण पर रखा जाए, अलग अलग कोण पर रखकर कई प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित एक शब्द भी है, जिसे हम देखेंगे कि यदि एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं तो इस प्रकार के जो बहु प्रतिबिंब कहेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिससे बहु प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उसमें जो समतल दर्पण है उसको अलग अलग कोण पर रखा जाता है और ऐसे उपकरण का नाम है बहुमूर्तिदर्शी, जो हिंदी का शब्द है बहुमूर्तिदर्शी। और इंग्लिश शब्द है इसका कैलाइडोस्कोप। आपसे पूछ लेंगे कि कैलाइडोस्कोप क्या है, तो आपका जवाब होगा बहुमूर्तिदर्शी या बहु प्रतिबिंब दिखाने के लिए। या आपसे पूछ लेंगे ऐसे उपकरण का नाम बताओ जो बहु प्रतिबिंब बनाता है, तो वो कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी होता है। अब हमारे पास में दो दर्पणों के बारे में, क्योंकि हमारे पास इस टॉपिक में इतना ही है, वो है उत्तल दर्पण। क्योंकि गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, ये तो समतल दर्पण था। गोलीय दर्पण, गोलीय का मतलब जिनका तल जो है बाहरी तल मुड़ा हुआ होता है, वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और यहाँ हमारे पास में दो प्रकार के गोलीय दर्पण हैं, पहला है उत्तल और दूसरा है अवतल। थोड़ा सा हम बताएंगे इसमें। उत्तल दर्पण में आपको ये देखना है कि इस प्रकार का होता है। ये सतह तो आपकी अपारदर्शी हो गई, तो आपकी जो परावर्तक सतह है वो ये है, ये बार उभरी हुई दिख रही है, इसलिए इसका नाम है उत्तल। अवतल, अव का मतलब होता है जिसमें खांच हो, वो जो दर्पण होता है वो अवतल कहलाता है। ये अवतल दर्पण। अब अवतल और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे होते हैं वो केवल हमें समझने हैं। उत्तल और अवतल दर्पण के सामान्य रूप से जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उनको हम ये समझेंगे कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक उसी प्रकार उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। काल्पनिक या आभासी जिसे कहते हैं, काल्पनिक एवं सीधा होता है। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम पूरा हुआ। धन्यवाद।